स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये बताइए, लोकतंत्र कहां खतरे में है? लोकतंत्र पिछले 7-8 सालों में, अब मैं समझ रहा हूँ आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन जब ऐसी ताकतें जो लोगों को बोलने से, बात रखने से, मीडिया में अपनी आवाज़ को बुलंद करने में अगर कहीं लोगों को संकोच होता है, भय पैदा होता है और अनावश्यक दबाव अगर आता है जुडिशरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, मीडिया पर, और सब इस बात का एहसास करते हैं, तो ये सवाल उठाना, और मैं ऐसा मानता हूँ किशोर जी कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और हमारा लोकतंत्र अगर स्वस्थ रहे, रोचक रहे, जीवंत रहे, सबकी भलाई है। क्योंकि भारत में अनेक पार्टियां आई और चली गईं, लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत से कुछ संस्थाओं को सर्जित किया है, उनको पोषित किया है, और वो संस्थाएं अगर कमज़ोर पड़ जाएंगी तो निश्चित रूप से संकट के बादल हमारे ऊपर छाएंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार देश नहीं है, लेकिन लोकतंत्र भी तो कांग्रेस नहीं है ना। आप जब कांग्रेस खतरे में है, इसका मतलब ये थोड़ी कि लोकतंत्र खतरे में हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, कांग्रेस खतरे में है या नहीं अलग बात है। और इस देश में 40 पार्टियां हैं, पार्टियां बहुत हैं, लेकिन जो व्यवस्था बनी है, जो लोगों का विश्वास है, लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है हमारे लोकतंत्र प्रजातंत्र में, वो हमेशा कायम रहना चाहिए। और अगर हम किसी चीज़ को ग्रांटेड लेके बैठे रहें कि ये तो है ही, तो मुझे लगता है नर्चर करना, सचेत रहना, सावधान रहना। और अगर कहीं लोगों को लगता है, जैसे अनेकों बार मैंने देखा है, जो ग्लोबल हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडेक्स, उसमें लगातार भारत का रैंक गिरता चला जा रहा है। क्यों? सवाल तो पूछना मैं समझता हूँ गलत नहीं है। दुनिया भर की एजेंसीज बोलती हैं कि जो पहले फ्रीडम हुआ करता था भारत में, वो आज कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां आई हैं। तो कमियां क्यों आई हैं, किसने किया है, ये सवाल वाजिब सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और हम सब लोगों को सामूहिक रूप से ये संकल्प लेना चाहिए कि सरकारें आई हैं और आती रहेंगी, लेकिन कलेक्टिवली हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारा जनतंत्र और मजबूत हो। इसमें गलत क्या है बताइए? चलिए, तो आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अब आप बताइए, मैं देश की राजनीति पे भी आऊंगा, लेकिन सीएम किसको बनना चाहिए? जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़के जीतें या जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़के हारें? लोकतंत्र का क्या पैमाना है? अब हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हर स्टेट में हर पार्टी की अलग रणनीति होती है। जनता वोट डालती है कैंडिडेट्स को और पार्टी को, और ये एक पार्टी का निर्णय होता है किसको क्या पद देना है, नहीं देना है। और नहीं, पर जनता से आपने वोट लिया आपके नाम पे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं, अब मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो। हमने मेहनत कर, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा था तो हमारी स्थिति बहुत कमजोर थी 2013 में। उसके बाद 5 साल तक सबने मेहनत करी, और ये बात सच है कि मैं अध्यक्ष रहा और मैंने सबको साथ लेकर काम करने की एक चेष्टा करी, और अंत में जो निर्णय था वो पार्टी ने लिया, उसको सबने स्वीकार किया, उसमें ऐसी कोई इशू नहीं था। आपने स्वीकार किया, जबकि आपको ये तक कहा जा रहा है कि आप गद्दार हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि आप गद्दार हैं। पार्टी में कोरोना आ गया है बहुत बड़ा, जो आपकी तरफ इशारा किया गया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए हुआ, आप कह रहे हैं मैंने स्वीकार किया। आप मेरे पे ये आरोप तो नहीं लगा सकते हैं कि मैंने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है किसी के लिए। लेकिन आपके लिए हुआ। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। जिसने जो प्रयोग किया है, सवाल उनसे पूछिए कि आपने क्या सीख रखी है और किस प्रकार। मैं मानता हूं कि शब्दों का चयन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उनको बोलना चाहिए था। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये जिसने बोला आप उनसे पूछिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने, हमारी संस्कृति, हमारा जो एक परवरिश हम लोगों की है इस देश में, समाज में, हमेशा हमसे जो उम्र में बड़े लोग हैं, कोई भी हो, किसी दल का हो, हमने हमेशा मान सम्मान ही दिया है व्यक्तिगत रूप से। और जब भी मुझे जो शब्दों का आपने प्रयोग कहा, मेरे बारे में कहा गया, तो किस इंसान को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं भी वही रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं और तीखे शब्द बोलूंगा, उसे लाभ किसको मिलेगा? जो लोग हमें देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे? तो ये तो जिस व्यक्ति ने बोला उनको सोचना चाहिए कि आप विरोध कर सकते हो किशोर, आप विरोध कर सकते हो, आप असहमत हो सकते हो, आप राजनीतिक चुनौती दे सकते हो, लेकिन शब्दों का चयन मैं समझता हूँ, मैंने कम से कम अपने जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिस पर बाद में मुझे रिग्रेट हो या मुझे बुरा लगे या लोगों के बीच में मेरी साख कम हो। क्योंकि जीवन लंबा होता है और शब्द एक बार निकल जाते तो वापस नहीं आते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि खासकर जो नौजवान तबका है
उसको तो हमें उदाहरण देना पड़ेगा ना। तो मैं आपको पसंद ना भी करता हूँ तो 100 तरीके हैं अपनी नापसंदीदा जाहिर करने के, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं समझता हूँ मैंने कम से कम उसी टोन में रिप्लाई नहीं किया, और मैं करूँगा भी नहीं। आप कह रहे हैं कि आप जो करते हैं उसका ऐसा करते हैं कि जिसका अफसोस ना हो। आपको इसका अफसोस है कि आप कैंपेनिंग में जब निकले तो मोटरसाइकिल आप चला रहे थे, पीछे वो बैठे हुए थे, और अब आप सवारी भी नहीं है जब वो गाड़ी चला रहे हैं तो? उस समय भी मैंने हमेशा मान सम्मान किया सब लोगों का, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया था, और हमारे समाज में उम्र का एक प्रीमियम होता है। और जितने भी नेता राजस्थान में थे, अधिकांश जो अनुभवी लोग थे, वो सब मुझसे 10, 15, 20 साल उम्र में बड़े थे। तो मुझे लगा मैं इनसे उम्र में छोटा हूँ लेकिन पद मेरा बड़ा है, तो उन लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये बड़े पद पर बैठा है और हम लोगों को तो मैंने एक उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, तो मैंने दुगना झुककर उन लोगों को लगना चाहिए कि मैं उनके घरों में गया, मैंने घुटनों को हाथ लगाया, हाथ जोड़े, दादा दादी चाचा ताई सब बोल के सबको मैंने कहा भाई आपको लगना नहीं चाहिए कि क्योंकि आज मेरे पास पद है तो आप कहीं आपको अजीब लगे मेरे साथ काम करने में। तो मैंने सबको साथ लेकर चला क्योंकि पार्टी को ज़रूरत उस समय थी। आप मत भूलें कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, हम लोग 21 पे रह गए थे। अगर हमारी एक सीट कम होती तो हम नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। तो उस हाल में हम लोग थे जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप अध्यक्ष बन के काम करिए, और फिर इन 5 सालों का लंबा संघर्ष रहा, सबने सहयोग दिया, मैंने सबका सहयोग लिया भी, और उसका परिणाम था कि हम लोग सरकार बना पाए 2018 के अंदर। अब कैसे बनेगी? अब जो चल रहा है इसमें कैसे बनेगी? आप जब गाड़ी एक साथ चला रहे थे तब सरकार बन गई ना, अब तो गाड़ी जैसे चल रही है सारी दुनिया देख रही है, अब कैसे बनेगी सरकार? फिर ये और वैसे भी राजस्थान में बदल जाता है, हर बार बदल जाता है, बदलता है, और पिछले 30 साल से हो ही रहा है। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। और चिंता इस बात की भी है मुझे किशोर जी कि जब 200 सीटें हैं, हम सरकार में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब हम सत्ता छोड़ते में हारते भी हैं तो इतना लंबा हारते हैं कि वो गैप बहुत लंबा हो जाता है। एक बार हम रह गए थे 50-52 सीटों पे, फिर रह गए 21 सीटों पे, तो उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल एक चुनौती रहती है। और मैंने अपनी पार्टी के अंदर जो हमारा, तो वैसे ही डर लग रहा है आपको इस बार? क्या करें? ऐसा ही डर लग रहा है आपको, ऐसा लंबा हारने का? नहीं, डर नहीं लग रहा, लेकिन हमें इतिहास से सीखना तो पड़ेगा ना। जो भाई जो समझदार लोग होते हैं वो इतिहास से सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो मुझे लगा कि, और मुझे राजस्थान में इस पार्टी को तोड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, इसलिए मैंने अपनी पार्टी के अंदर 2-2.5 साल पहले कुछ सुझाव दिए थे, कुछ सजेशंस दिए थे काम करने के लिए, और सरकार संगठन के अंदर हम क्या कर सकते हैं ताकि ये पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि ये लोगों की धारणा बन गई है कि 5 साल बीजेपी रहेगी, 5 साल कांग्रेस आएगी और फिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। और बाकी स्टेट्स में किशोर जी कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई हैं। तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री असम के थे, 3 बार सीएम बने लगातार। शीला जी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, 3 बार लगातार जीती, उनके चेहरे पर वोट पड़ी। और पहली बार तो चलो पार्टी आपको मुख्यमंत्री बना देती है, लेकिन जब 5 साल बाद आप वोट लेने जाते हैं तो आपके चेहरे पर वोट पड़ता है ना, आपके काम पर, आपके परफॉर्मेंस पर। उनको पहली बार नहीं ना, उनको पहली बार बनाया फिर वो हार गए, फिर दूसरी बार बनाया फिर वो हार गए, फिर तीसरी बार बनाया फिर वो हार गए। अभी तीसरी बार तो नहीं हारे, मतलब अभी जब चुनाव होंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब लोग ऐसा कुछ करें। और मैंने बड़े खुले मन से 2-2.5 साल पहले, क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग इसको हम बेटर कर सकते हैं, तो वो सुझाव मैंने दिए हैं, पार्टी के समक्ष हैं। और सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थी उस समय, सबसे हमने बात करी, अपनी बात को रखा, और कुछ कदम उठाए भी हैं। ऐसा नहीं है कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन हमें और कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनौती बड़ी है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हैं, और पिछली बार हम सरकार बनी हम लोगों की, 3 महीने में चुनाव हुए, हम 25 की 25 सीट हार गए थे। तो ये सब इतिहास है, इन आंकड़ों से हमको सबक लेकर आगे बहुत सावचेती से चलना होगा। आपने लोकसभा की बात की, क्योंकि वो उसके बाद ही आ जाते हैं। ये बताइए, मोदी जी को हराना मुमकिन है, संभव है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूं। ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा दल है जिसको हम लोग चुनाव में पराजित नहीं कर सकते हैं? और मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, वहां का मैं ऑब्जर्वर था, और वहां पर डबल इंजन सरकार थी, खूब भाषण हुए, योगी जी गए, मोदी जी गए, नड्डा जी गए, कोई बचा नहीं जो नहीं गया। छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, लेकिन वहां पर हमने चुनौती दी, मजबूती से काम किया, और वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है। तो कैसे हराएंगे? आप कह रहे हैं कि हमने हिमाचल में हरा के दिखाया है, तो यानी आपको पता है कैसे हराया जा सकता है, तो अब कैसे हराएंगे मोदी जी को?
अब ये फॉर्मूला आपको मैं टेलीविजन में बताऊंगा क्या है, फॉर्मूला क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं संभव है। आपने कहा, आपका सवाल क्या था किशोर जी, हाँ। क्या पॉसिबल है? मैंने कहा पॉसिबल है, हमने करके दिखाया, 2 महीने पहले की बात है। तो स्ट्रैटेजी, नैरेटिव, कैंपेन, इश्यूज, जनता से संपर्क, एक जीवंत एक रिलेशनशिप जो बनता है और लोगों के बीच में हम अगर सही मुद्दों को लेकर जाते हैं तो जनता भी बहुत समझदार है। और मुझे लगता है कि इस देश का जो मतदाता है वो तराजू रखता अपने हाथ में। वो नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा सत्ता का एकीकरण हो जाए या हमारी बात को फिर लोग सोचें सारी वोट हमारी जेब में है, नेता समझे, तो फिर किसी की परवाह नहीं करते हैं। चुनाव जीत जाना किशोर जी, चुनाव जीत जाना, सरकार बना लेना कोई ब्लैंक चेक नहीं है, जीवन भर आप कुछ मर्जी करते रहो। एक चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, एक सशक्त मजबूत विपक्ष होना चाहिए और मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। और मुद्दे कौन से होने चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मुद्दे जज्बाती हों, धार्मिक हों या ऐसे मुद्दे हों जिनका कोई धरातल पे लेने देना नहीं है। आप महंगाई के, बेरोजगारी के, नौजवानों के, निवेश के, शिक्षा के, बिजली के, चिकित्सा के, दवाइयों, इन बातों पर चर्चा कर कर अगर कोई हमसे डिबेट जीत जाए और पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे, हम सलाम करेंगे। लेकिन आप मुद्दों पर चर्चा ही मत करो। आप पार्लियामेंट में जो हाल है, पहली बार देख रहे हैं कि सत्ता के जो मंत्री हैं कि वो खड़े होके पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हैं। पार्लियामेंट को चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब मंत्री खुद ही बाधा डाल देंगे, नारे लगाएंगे, हाउस को एडजर्न कर देंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं कि जो इशू आज लोग चाहते हैं चर्चा करना, उस पर डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हो। तो ये सब लोग देख रहे हैं। इसका हो सकता है अभी तुरंत उसकी प्रतिक्रिया ना मिले, लेकिन सही समय पर लोग इसका जवाब भी देंगे। तो आप कह रहे हैं मुद्दों पे हराएंगे, मुद्दों, और लेकिन मुद्दों पे जनता को वोट देना चाहिए। हकीकत यह है कि शायद जनता हर बार मुद्दों पे वोट नहीं दे रही है और चेहरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है। और चेहरा आपके पास मुकाबले का नहीं है मोदी जी के। ऐसा है, जब चुनाव आते हैं तो जो प्रधानमंत्री होता है स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर पार्टी और दल और गठबंधन चुनाव लड़ता है। और हम लोगों ने, विपक्ष के सब लोग इस बात से सहमत हैं कि अब लगभग 10 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल, तो एक बदलाव जनता चाहती है। तो देश के लिए, विपक्ष की एकता के लिए ज़्यादा जरूरी है कि हम मुद्दों पर भाजपा और एनडीए को घेरें, बनस्पत इसके कि कौन चेहरा होगा, कौन 1, कौन 2, कौन 3 होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात को कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी बोल चुके हैं, बाकी विपक्षी नेता बोल चुके हैं, और अलग अलग रीजनल पार्टी का महत्व है। महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं, बहुत है, कम है क्या? नहीं, या ज्यादा है। ज्यादा भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं चेहरा कौन होगा ये आज की टाइम, आज की डेट में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज विपक्ष की एकता महत्वपूर्ण है, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, और भाजपा ने जो जिस प्रकार का रवैया अपना रखा है देश भर में, उसका मुकाबला करने के लिए ऑपोजिशन यूनिटी बहुत जरूरी है। यूनिटी की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, लेकिन कांग्रेस के साथ यूनिटी करना ही नहीं चाह रहा कोई। ऐसा ममता जी यूपीए का करना नहीं गठबंधन, चाह रही। आपने कहा मोदी जी को ममता जी ने भी हराया, बंगाल में हराया। ममता जी आपके साथ जाना नहीं चाह रही, साफ साफ बोल दिया उन्होंने। आपके साथ आम आदमी पार्टी तो जाना नहीं चाह रही, आपके साथ पार्लियामेंट केसीआर में जाना नहीं एक चाह रही। पार्लियामेंट मुद्दा उठा था तो 16 दल एक साथ खड़े हुए, सिर्फ 1 या 2 पार्टीज नहीं थे। और हो सकता है वो अपना मन बाद में बदलें, क्या समीकरण बदलें, हर पार्टी की, हर नेता की अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, लेकिन लार्जली हम लोगों को देश के बारे में अगर सोचना पड़ेगा तो 543 लोकसभा सीटें हैं। हम अगर उसका एनालिसिस करें, कौन कहाँ ज़्यादा मजबूत है, कौन चुनौती दे सकता है, हरा सकता है, अगर ये सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग एक्सेप्ट करके काम करेंगे, और थोड़ा किशोर जी गिव एंड टेक होता है राजनीति में, और सारी बातें 1.25 साल 1.5 साल पहले को सेटल हो जाएं, ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन मोटा मोटा मैं जानता हूं कि जब समय आएगा तो सही समय पर सब लोग बैठेंगे, और जनता जो बदलाव चाहती है, मैं नहीं कहता हूं कि हम लोग आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 10 साल के बाद जो बदलाव की परिस्थिति आज पनप रही है उसका लाभ विपक्ष को मिल सकता है। जो आप आइडियल बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप भी तो उनको बीजेपी की बी टीम बोलते रहते हैं। अब उनको आप बीजेपी की बी टीम बोलोगे और फिर उनके साथ आप ये भी उम्मीद करोगे कि वो आपके साथ अब हाथ जब मिलाएं। चुनाव प्रचार होता है, वोट पड़ रहे हैं 2 दिन के अंदर, सामने चुनौती जो इमीडिएट है उसका तो हम लोगों को मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन हर बात जो चुनाव प्रचार में बोली जाती है। अब बीजेपी और मोदी साहब और सब लोग गए थे मेघालय में, जो उनके पार्टनर थे 5 साल तक, उनसे वो अलग हो गए और खूब कोसा उनको चुनाव में, और जैसे चुनाव परिणाम आए उनके शपथ ग्रहण में पहुंच गए हाथ मिलाने के लिए। तो ये तो वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, लेकिन आपने कभी पूछा है जो भी पहले मंत्री बैठे थे महोदय जी या किसी और से, कि आप चुनाव प्रचार में तो कोस रहे हो और परिणाम आते बहुमत आ गया तो आप उनसे हाथ मिला रहे हो। तो ये एक राजनीति में सिद्धांतवादी राजनीति होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल कंपल्सन ऐसी आती हैं कि सरकार का निर्माण करना है कैसे। अब कभी अगर खंडित जनादेश आ गया तो अब क्या करेंगे?
कोई ना कोई फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, लेकिन जो देश हित में है, जो पब्लिक के गले उतर जाए, वो बातें करेंगे तो बेहतर रहता है। यानी यकीन है आपको कि मोदी जी को हराया जा सकता है? मैं कहता हूँ मोदी जी क्या, वो भी तो अल्टीमेटली एक इंसान ही है, उनकी भी एक पार्टी है, तो ऐसा नहीं है कि पहले वो नहीं हारे या आगे नहीं हार सकते हैं, लेकिन 10 अभी तो साल के NDA अभी तो वो ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कि आगे 50 साल तक अब ऐसे ही वाजपेयी जी भी चुनाव लड़े 2004 में, इंडिया शाइनिंग और प्रीपोन कर दिए चुनाव, परिणाम क्या हुआ? चुनाव हार गए। तो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लगता है किसी भी दल, नेता या सरकार के लिए गलत है, और हम लोग अगर उनको चुनौती दे भी रहे हैं तो किसी से व्यक्तिगत को झगड़ा नहीं है, लेकिन मुद्दों के आधार पे, गवर्नेंस के आधार पे। आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 100 रुपए का पेट्रोल हो गया, महंगाई कहाँ जा रही है? तो ये सिर्फ भाषण और मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान की बात कर कर हम कब तक वोट लेंगे? अल्टीमेटली लोगों, नौजवानों को रोजगार चाहिए। आज अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई है? डॉलर पे खूब हम लोग भाषण देते थे, डॉलर कहाँ पहुंच गया, आज कहाँ है डॉलर? तो आज हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं। तो तमाम तरह की आर्थिक चुनौतियां हैं, उसका जवाब कोई दे नहीं रहा है। निवेश हो नहीं पा रहा है जितना हम भाषण दिया। पहले स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, 15 नारे लगा दिए इन्होंने 9 साल के अंदर। बट धरातल पर जब अगर उतर कर नहीं आ रहा है तो लोगों की जनभावना को समझना पड़ेगा। आपने मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान की बात की। ओवैसी जी आपके टोंक इलाके में ताल ठोक रहे हैं और बहुत जगह नुकसान पहुंचाया उन्होंने कांग्रेस को, यह भी हकीकत है। ओवैसी जी का राजस्थान में आना वो बड़ी चुनौती है? सबका स्वागत है। राजस्थान के आप कहीं भी चुनाव लड़ो, एक हमारा खुला देश है, कोई भी दल कहीं भी जाके चुनाव लड़े, भाषण दे, चुनौती दे। और हमारे यहाँ तो राजस्थान तो बड़ा एक सांस्कृतिक रूप से सबको न्योता देने वाला प्रदेश है, मेहमान नवाजी का प्रदेश है। कोई भी आए अपनी बात को रखे, हम कभी ना किसी को रोकते हैं ना टोकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति, कोई भी दल आए अपनी बात को रखे तो सार्थक बात करे, पॉजिटिव बात करे, कमियां हो तो उनको गिनाए। लेकिन धर्म और फिर मंदिर और मस्जिद बार बार उन चर्चाओं करने से मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। आप गवर्नेंस की बात करें, आप इशू को टेकअप करें, बाकी पार्टी तो 50 आके लड़ें, क्या दिक्कत है? मैं तो सबको जो नहीं भी आ रहा वो भी आ जाए, लड़ ले चुनाव। नहीं, ये सब लोग वो आ रहे हैं जो जिनका ये मानना है कि कांग्रेस का जो वोट है वो इतना लूज हो चुका है कि उसको छीना जा सकता है। ममता जी ने जो खड़ा किया बंगाल में, वो कांग्रेस है, वो कांग्रेस का नया रूप है एक तरह से। वो सारे वोटर जो थे वो आपके थे। इसी तरीके से केसीआर ने जो आंध्र प्रदेश में खड़ा किया, उसमें सारे पुराने कांग्रेसी ही मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो है वो पूरा शीला दीक्षित की जो वोट था वो सारा उधर चला गया। राजस्थान में भी तो ये खतरा है ना, आम आदमी पार्टी वहां पर भी ताल ठोक रही है। मैंने कहा ना, वो तो हर पार्टी, छोटी बड़ी, पहले भी लड़ते आए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ती हैं, छोटी बड़ी। तो चुनाव कौन लड़ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो पब्लिक अल्टीमेटली जज करेगी किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। मैं तो कांग्रेस का जनाधार खिसकने का खतरा कुछ नहीं है राजस्थान में। फिर कह रहा हूँ आपको, हमारी सरकार बनी, हमने काम भी अच्छा किया है, लेकिन अब आने वाले चुनाव जो लास्ट 7-8 महीने बचे हैं, इसमें हम लोगों को और जनता के बीच जाकर मजबूती से बात को रखना पड़ेगा। और हम लोगों ने संगठन को और सरकार के बारे में बहुत सारी बातें मैंने बोल रखी हैं, और उस पर मुझे लगता है अगर हम लोग काम करेंगे, मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है मेरी सारी बात सही ना हो, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उन बातों पर अमल करेंगे तो जो पुनरावृत्ति पहले हो चुकी हैं कि हम सरकार में आए फिर बाहर हो गए, आए फिर बाहर हो गए, उसको हम रोक सकते हैं। राजनीति में जादू होता है? राजनीति में जादू होता है? देखिए, मुझे लगता है कि जादूगर तो वही है जिस नीली छतरी वाला है, बाकी सब हाथ की सफाई है। जो ऊपर वाला है वो तो कर सकता है, बाकी जो हमें दिखता है वो तो हाथ की सफाई होती है। यहाँ के जादूगर जो हैं जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, उनसे डर नहीं है? मैं किसी से परेशान नहीं होता और ना परेशान होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम पब्लिक में अपने आप को अलाइव रखें, उनके जज्बातों से जुड़े रहें, और जो उम्मीद हमसे है लोगों को। आज हम राजनीति में हैं, मुझे किशोर जी 20-22 साल हो गए, मैं पार्लियामेंट में भी रहा हूँ, विधानसभा में रहा हूँ। लोगों की उम्मीद होती है कि भाई हम आपको समर्थन करेंगे तो आप हमारे ये फला फला काम होंगे, हमको उम्मीद बनती है आगे भविष्य के लिए। उन उम्मीदों पर अगर हम खरा नहीं उतर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो आप राजनीति सिर्फ किसी ना किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और हर राजनेता को, हर पार्टी को पद चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, पावर चाहिए, वो स्वाभाविक है। लेकिन उससे हम करते क्या है? अगर पब्लिक हमारे कामों से खुश होती तो हमको आके समर्थन देने का ही तरीका है पब्लिक में। आप नारे लगाओ, ताली बजाओ, लेकिन जब तक बटन नहीं दबाओगे तब तक समर्थन नहीं है। तो वोट लेना, पब्लिक के बीच में जाना और जनाशीर्वाद का
अलग अलग उसकी परिभाषा हो सकती हैं, लेकिन मैं मानता हूं एक प्योर पॉलिटिकल पर्सन के नाते कि जनभावना हमारे साथ है कि नहीं है उसका एक ही टेस्ट है, और वो बैलेट बॉक्स। जब ईवीएम बटन दबता है तो आशीर्वाद है, अदरवाइज तो आप मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, कुछ भी आप कहते रहो बोलते रहो। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार खतरा है ईवीएम में बटन ना दबे। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इवन तेलंगाना में हम लोग परफॉर्म करें, क्योंकि आप जानते हैं 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, एंड हम लोग अगर स्टेट्स में नहीं जीतेंगे तब लोकसभा चुनाव में हम कैसे इंडिया को हरा पाएंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। और मुझे लग रहा है कि हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कहा ना हिमाचल में हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है आप? पूरा कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाने भी पड़ेंगे हम लोगों को। हम वो उठाया नहीं जा रहे। मैंने कहा वो मेरी और मेरे पार्टी के नेतृत्व के बीच की बात है, हमने क्या बातें करी हैं, क्या सुझाव दिए हैं, कितने उठाए कितने नहीं उठाए हैं, वो समय बताएगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये पॉसिबल है, प्रदेश के लोग चाहते हैं कि दोबारा से हम लोग वहाँ पर काम करें, और उस परिणाम पाने के लिए हम लोगों को जो करना है वो करना चाहिए। पिछले साल तक तो ये भी उम्मीद थी लोगों को, आपके समर्थकों को, कि चुनाव से पहले आपको बना देंगे सीएम। पिछले साल तक उम्मीद थी। देखिए, कौन कब किस पद पर बैठेगा, ये जब हम जिस पार्टी में हैं वो पार्टी का निर्णय होता है। और ये बात सही है कि पिछले साल पार्टी ने सोनिया गांधी जी ने पर्यवेक्षक जयपुर भेजे थे मीटिंग करने के, विधायकों की मीटिंग करने के लिए। दुर्भाग्यवश वो मीटिंग हो ही नहीं पाई। क्या कारण है मैं नहीं जाना चाहता हूं उसके अंदर, लेकिन आज इतने महीनों के बाद भी वो विधायकों की मीटिंग ही नहीं हो पा रही थी। तो ये भी मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट और लीडरशिप को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं तो जो आपने किया उसको विद्रोह कहा जाता है, इल्जाम लगाया जाता है कि आपने विद्रोह किया, आपको कैसे सीएम बना दें। तो मैंने क्या, जो 25 सितंबर को विद्रोह नहीं था। किशोर जी एक मिनट आप रोकना चाहता हूँ। विद्रोह में क्या हमने कभी इस्तीफा दिया अपने पदों से? हमने कभी कांग्रेस पार्टी की आलोचना करी? आप मुझे तथ्य दिखा दीजिए। लेकिन जब इतने लोग इस्तीफा दे रहे हैं और स्पीकर साहब एफिडेविट दे रहे हैं हाईकोर्ट में कि मैंने इस्तीफे अस्वीकार इसलिए किए क्योंकि वो स्वेच्छा से नहीं दिए गए थे, तो किसकी इच्छा से दिए गए थे? फिर क्या दबाव था, प्रलोभन था, प्रेशर था, क्या था? ये तो जांच का विषय, पार्टी को करना चाहिए जांच इसके बारे में। मैंने दिग्विजय सिंह जी से बात की कि आप राजस्थान कैसे जीतोगे, वहां पे तो पायलट जी और गहलोत जी के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि पायलट जी के पास अगर कोई शिकायत है तो उनको डिसिप्लिनरी कमेटी में आना चाहिए। डिसिप्लिनरी कमेटी ने तो नोटिस दे रखे हैं 3-6 महीने पहले। उन नोटिस पे कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक। इसका भी मुझे लगता है उन 25 सितंबर वाली घटना वाले। हाँ, तो भाई जो घटनाक्रम हुआ, पार्टी नेतृत्व ने इसको गलत माना, सो मोटो एक नोटिस जारी करे कुछ लोगों के खिलाफ। उन नोटिसों के जवाब भी आ गए, लेकिन अब इतने महीनों के बाद भी उस पर ना तो हाँ हुई है ना हुई है, तो ये बड़ा अधर में मामला लटका हुआ है। लेकिन आपने कहा ना कि अनबन है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में कोई व्यक्तिगत किसी से कोई अनबन मनमुटाव ना है, ना होना चाहिए। सैद्धांतिक पार्टी के लिए, पब्लिक के लिए क्या बेस्ट है, उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपने लोगों की उम्मीदों की बात की, आपको अब इस पार्टी से क्या उम्मीद है? आपको अब इस पार्टी से किसी पद की उम्मीद है? मैं पद की राजनीति करता नहीं हूँ, पद तो मेरे पास था पहले भी। मुझे तो पार्टी ने बहुत सारे पद दिए हैं। मैं पार्टी का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि मुझे मौका दिया। विधायक, सांसद, अध्यक्ष, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मैंने बहुत पद लिए हैं। मैं पद में कोई कमी नहीं रही, और मैंने भी पिछले 20-22 सालों में जितना मुझसे हो सका उससे ज्यादा चलकर हमने काम किया है। मैं यही चाहता हूँ। गहलोत साहब ये कहते हैं आपको पद मिल गए, रगड़ाई नहीं हुई आपकी। अब रगड़ाई हुई नहीं हुई इसका जवाब जिंदा देगी ना, किसी के कहने से क्या होता है। और दूसरा किशोर जी सुनो कि ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि मर के स्वर्ग बाप होता है। मैं सोचूं मेरा पड़ोसी मर जाए मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। तो रगड़ाई अगर नहीं हुई होती तो कौन वोट डाल रहा है किसी को। लेकिन पैन इंडिया लेवल पर हम सब जानते हैं कि भाजपा को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। पूरे देश में आज हर प्रदेश में, हम चाहे सरकार में हो ना हो, लेकिन कांग्रेस वो दल है जो भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देके हरा सकता है। इसलिए हमें राज्यों में हम स्ट्रांग बनेंगे, तभी लोकसभा चुनाव में हम भाजपा को हरा पाएंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि अगले मेहमान आ चुके हैं। ये आप पायलट इसलिए नहीं बन पाए थे, आपने बताया था कि आप एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। हाँ। इसलिए नहीं बन पाए थे क्योंकि दूर की नजर कमजोर थी। हाँ। अब दूर की नजर ठीक है? अब मैंने चश्मा लगा लिया, सब दिख रहा है मेरे को, चिंता मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, सचिन पायलट, कांग्रेस नेता। बहुत शुक्रिया सचिन जी चौपाल।